हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट बेल के कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा और इसके लिए सीआरपीसी के सेक्शंस के अलावा दो जजमेंट्स जो कि ट्रांजिट रिमांड इन केस ऑफ अरेस्ट अंडर वारंट और ट्रांजिट रिमांड इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट की बात करते हैं कि रीजनिंग को ब्रीफली डिस्कस भी करूंगा। इस वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु स्टेट की पुलिस ने आपको पंजाब में अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और इसलिए वो आपको तमिलनाडु के उस जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में ले जाना चाहती है जहां आपने क्राइम किया है। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस आपको फ्लाइट से बड़े आराम से ले जाएगी, पर पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और इसलिए उसे ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ट्रेन से जाने पर 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। इसी कंटेक्स्ट में एक बार को आप ये भी मान लीजिए कि पुलिस अभी नादान या लापरवाह है और वो आपको किसी प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लिए बिना ले जा रही है। आप पुलिस की इस लापरवाही से खुश हैं क्योंकि जैसे ही आपके अरेस्ट होने के 24 घंटे पूरे होंगे आप पुलिस वालों को हाइड एंड सीक गेम वाला धप्पा मार के ये बोलोगे कि मैं आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग अब आज़ाद हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। आर्टिकल 22(2) के अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन को बिना किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए बिना 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं रखा जा सकता है। इस बेइज्जती से बचने के लिए पुलिस को ट्रांजिट रिमांड का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ट्रांजिट का मतलब किसी भी इंसान या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। वहीं कानूनी भाषा में रिमांड के दो मतलब होते हैं। पहला कि अरेस्टेड पर्सन को किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के कस्टडी में वापस भेजना, और दूसरा ये कि किसी अपीलेट कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट में किसी केस को वापस भेजना। इस वीडियो में हमें बस फर्स्ट मीनिंग पे ही फोकस करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड को सीआरपीसी में एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई फॉर्मेट सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में दिया गया है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ट्रांजिट रिमांड के लिए रिटन एप्लीकेशन देना पड़ता है। ट्रांजिट रिमांड के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ट्रांजिट रिमांड से रिलेटेड स्टेप्स प्री ट्रायल प्रोसीजर में आते हैं, जिसकी मदद से अरेस्टेड पर्सन को प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेकर ट्रायल फेस करने के लिए जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में भेजा जाता है। अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि सीआरपीसी के अंडर दो तरीके से अरेस्ट किया जाता है। पहला अरेस्ट अंडर वारंट और दूसरा अरेस्ट विदाउट वारंट। इन दोनों सिचुएशंस में ट्रांजिट रिमांड लेने के प्रोविजंस भी डिफरेंट हैं। अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में वारंट के अंडर अरेस्ट किया गया है तब चैप्टर 6 के प्रोविजंस नेमली सेक्शन 78 to 81 अप्लाई होते हैं। सेक्शन 80 ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन को जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर किसी एरिया से अरेस्ट किया गया है तब अरेस्टेड पर्सन को उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर के पास ले जाना होता है। इसके बाद सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग ऐसे ऑफिसर्स अरेस्टेड पर्सन को जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वहाँ ट्रांजिट कस्टडी में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पुलिस वाले किसी अनडिजायरेबल यानी अवांछनीय सिचुएशन जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या ट्रेन को कहीं वीरान जगह पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ जाए से बचने के लिए दूसरे प्रोसीजर का सहारा लेते हैं, जिससे अरेस्ट के बाद वाले 24 घंटे की कस्टडी वेस्ट ना हो। इसलिए भले ही किसी अरेस्टेड पर्सन को एक ही स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले जाना हो तब पर भी पुलिस ट्रांजिट कस्टडी के लिए जनरली मजिस्ट्रेट कोर्ट से जाती है ताकि उन्हें इलीगल डिटेंशन के चार्जेस भी फेस ना करने पड़े। इसलिए सेक्शन 80 और 81 के साथ साथ पुलिस वालों को सेक्शन 76 के प्रोवाइजो और आर्टिकल 22 के डायरेक्शंस को भी फॉलो करना पड़ता है, जो ये बोलता है भले ही पुलिस ने किसी को अंडर वारंट अरेस्ट किया हो तब भी पुलिस को जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत पड़ती है। इसलिए सेक्शन 81 के अंडर ऑफिसर्स के पावर सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे, जो ये बोलता है कि किसी पर्सन को वारंट के जरिए अरेस्ट करने के बावजूद 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन में रखने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट्स कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बातें तो केलकर की सीआरपीसी वाली बुक में भी मेंशन्ड है। और उसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट ने राम साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 22, सेक्शन 76, 80 और 81 को डिस्कस करने के बाद ये बोला कि पुलिस अरेस्टेड पर्सन को किसी मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के परमिशन के एब्सेंस में
24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती और अरेस्टेड पर्सन को जुरिस्डिक्शनल कोर्ट ले जाने से पहले सेक्शन 76 के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जब किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट विदाउट वारंट के प्रोविजंस चैप्टर 5 में मेंशन है। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग किसी अरेस्टेड पर्सन को जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज के पास ले जाना होता है। पर इसी के साथ साथ सेक्शन 57 ये बोलता है कि पुलिस अरेस्टेड पर्सन को सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग किसी मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के एब्सेंस में 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। वहीं सेक्शन 167(1) के अकॉर्डिंग पुलिस को जब ये लगता है कि अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तब पुलिस को केस डायरी की रिलेवेंट एंट्रीज की कॉपी और अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है। ध्यान रहे, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। इसका मतलब अगर आपको तमिलनाडु पुलिस ने पंजाब के किसी एरिया से अरेस्ट किया है, तब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन वहाँ के नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 167(2) के अकॉर्डिंग वो मजिस्ट्रेट अरेस्टेड पर्सन को कुल मिलाकर 15 दिन तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन बस तमिलनाडु के किसी कोर्ट के पास है, तब पंजाब के किसी मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन तो नहीं ही होगा। लेकिन सेक्शन 167(2) ये बोलता है कि भले ही केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, फिर भी पंजाब का वो मजिस्ट्रेट जिसके जुरिस्डिक्शन में एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, वो एक्यूज को किसी भी प्रॉपर कस्टडी यानी पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी या ट्रांजिट कस्टडी में भेज सकता है। प्रैक्टिकली ट्रांजिट रिमांड बस उतने ही समय के लिए दिया जाता है जितना एक्यूज को कंपिटेंट कोर्ट ले जाने में समय लगता है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को कंपिटेंट कोर्ट से नॉर्मल रिमांड की परमिशन लेनी पड़ती है। आपको ये भी बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड के ड्यूरेशन को पुलिस रिमांड में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड नेसेसिटी के एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिससे पुलिस के पास एक्यूज को अपनी कस्टडी में रखकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मैक्सिमम 15 डेज मिलते हैं उसका कोई वेस्टेज ना हो, और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड में भी रहे कि अरेस्टेड पर्सन किसकी अथॉरिटी में है, ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो लायबिलिटी किसकी होगी, और इस तरह एक्यूज सेफ भी रहे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये भी है कि मजिस्ट्रेट को ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर पास करने से पहले ये देखना होता है कि मटेरियल्स सफिशिएंट हैं या नहीं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने गौतम नवलखा को दिल्ली से पुणे ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन दिया था, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो मराठी लैंग्वेज में थे। जिस मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दिया गया था उन्हें मराठी नहीं आती थी, फिर भी मजिस्ट्रेट ने उस पर साइन कर दिया था। जब इस ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, तब हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद ये ऑब्जर्व किया था कि मजिस्ट्रेट को ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर पास करने से पहले नॉर्मल रिमांड वाले सारे सेफगार्ड्स चेक करने होते हैं। इतनी डिस्कशन के बाद आपको ये भी क्लू मिल ही गया होगा कि ट्रांजिट बेल क्या होता है। जब अरेस्टेड पर्सन को ट्रांजिट रिमांड में लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, तब एक्यूज भी ट्रांजिट बेल का एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता है, जिसका आसान भाषा में ये मतलब होता है कि अरेस्टेड पर्सन को उस कंडीशन पे बेल दिया जाता है कि वो खुद को जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के सामने किसी स्टिपुलेटेड यानी निर्धारित डेट पे प्रेजेंट रहे। इन डिस्कशन से पता चलता है कि जब किसी को अंडर वारंट अरेस्ट किया जाता है, तब ट्रांजिट रिमांड के लिए सेक्शंस 80, 81 रेड विथ सेक्शन 76 का सहारा लेना पड़ता है। वहीं अगर अरेस्ट विदाउट वारंट किया गया है, तब सेक्शन 167 रेड विथ 57 का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे ट्रांजिट रिमांड के प्रोविजन को सीआरपीसी में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है, वैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ड्यूटी की बात भी कहीं एक्सप्रेसली नहीं की गई है। पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो आपकी ये इम्प्लाइड ड्यूटी है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप कमेंट करके मेरी गलती को हाईलाइट भी कर सकते हैं।